नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मित्रों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, उच्चारण के आधार पर जो वर्ण हैं उनको थोड़ा सा हम दोबारा से जान लेते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी सामान्य चर्चा की थी, बताया भी था, लेकिन मुझे लगा कि इसको और अच्छा या थोड़ा सा समय लेकर उसको और तरीके से बताया जाए तो आपके कोई डाउट ना रहें। तो देखिए, इसको हम समझते हैं। पहला लिखा आपका स्पर्शी। अब आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ 16 ही क्यों है, क्योंकि हमने क्या लिखवाया है आपके लिए कि स्पर्श व्यंजन कितने 25, कितने हैं 25 है। लेकिन जब हम उच्चारण के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे, देखो थोड़ा सा हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करते हुए चलते हैं कि जो स्पर्शी है ना, हमने कितने वर्ग लिए 4, क ट त और प, क ट त प। अब देखें कि हम का वर्ग को बोलें क ख ग घ ङ, फिर टा वर्ग को बोलें ट ठ ड ढ ण, फिर ता वर्ग को बोलें त थ द ध न, फिर पा वर्ग को बोलें प फ ब भ म। अब आपका प्रश्न ये बन रहा होगा कि इसमें चा वर्ग को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो आप थोड़ा सा देखो, इसको बोलकर देखें चा वर्ग को, चा छ ज झ। ठीक है, इन चारों को बोलकर देखिए थोड़ा सा, च छ ज और झ। स्पर्श तो ये हैं ही, क्या हैं, स्पर्श तो हैं ही, लेकिन संघर्षी भी हैं। कैसे संघर्षी भी हैं आप देख रहे हैं, तो इनको बोलने में थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। देखो, इसको बोले का वर्ग को बोलेंगे क ख ग घ ङ, और इसको बोलो च छ ज झ। बिल्कुल महसूस हो रहा होगा आपके लिए। तो इसलिए आप समझिए इनको कि ये हमने किस में रखे हैं, स्पर्श संघर्षी में। ठीक है ना। तो इनमें थोड़ा सा इतना संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है बोलने में, लेकिन जो चा वर्ग है ना उसमें संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है। और कई कई हो सकता है किताबों में आपका चा छूटा हो, है ना, चा छूटा हो, और दूसरा कोई और वर्ण आया हो, तो एक दो वर्ण ऐसे होंगे कि कई बुकों में अलग अलग प्रकार के दिए रहते हैं। लेने वाले हैं ना, कोई भी बोर्ड हो, वो इस चीज़ से बचता है कि इसमें किसी प्रकार का दो उत्तर ना हो। ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल इस तरह से जानें कि इसमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है बोलने में। स्पर्शी तो हैं, लेकिन स्पर्श संघर्षी भी हैं। ठीक है। तो इसके देखिए हम कितने हो गए 16। अब संघर्षी श श श हा, ये तो है ही, स्पष्ट है संघर्ष। अब देखो जे, ये हमने लिखे ना क ख ग घ, क ख ग ज फ। तो ये क्या है, विदेशी व्यंजन है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संघर्षी व्यंजन कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा केवल 4 ही। इस पर संघर्षी कितने हैं, 4 हैं। और नासिक के कितने हैं, 5 हैं। ठीक है। अब संघर्षहीन या अर्ध स्वर, कल हमने जान लिया था कि दोनों हैं, या और वह। प्रकंपित या लुंठित, एक मतलब दिखाई दे रहा है रा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रकंपित वर्ण। ठीक है, रा है। अब पार्श्व, पार्श्व का हमने कल बताया था कि पार्श्व का मतलब होता है बगल। इस ला को बोलने के बाद हमें जो वायु निकलती है दोनों साइड से निकलती है। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, पार्श्विक। और उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त हमें पता है कौन, ड़ और ढ, मतलब जो हमारे टा वर्ग में आते हैं ड और ढा, उनके नीचे हम ये बिंदु लगा देते हैं। ये कौन सा बिंदु है, ताड़नजात उत्क्षिप्त। ठीक है। तो आप इसको जाने रखिए कि स्पर्शी 16, संघर्षी 4, स्पर्श संघर्षी 4 और नासिक 5, संघर्षहीन या अर्धस्वर 2, प्रकंपित 1, पार्श्विक 1, संख्या भी जान ली हमने। ठीक है। और उत्क्षिप्त 2 हैं। ठीक है मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि आपको दोबारा से बताना चाहिए, तो आप इसको देख लीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर, के आधार, देखिए इसमें भी आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी
कि आप जो पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ कुछ अलग है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, देखिए मैं इस तरह से पहले लिख लेता हूँ सभी को, इधर क्रमांक नंबर दे देता हूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ वर्ण, कौन कौन सी हाँ वर्ण, हाँ स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे। ठीक है, अब इसको अपने से लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इधर लिखें उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और इसका नाम क्या होगा वो नाम भी लिखें हम। ठीक है, अब देखिए पहले नंबर पर मैंने लिखा है आपके लिए आ और आ। ठीक है, और का वर्ग। ठीक है, का वर्ग और विसर्ग। ध्यान से देखिए इस चीज को, थोड़ा सा मैं इसको अलग से इस तरह से बना देता हूं। अब इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इसे नाम क्या कहेंगे, कंठ्य। देखिए हम जो छोटा आ और बड़ा आ और का वर्ग पूरा, ठीक है ना, का वर्ग पूरा और विसर्ग, उनका उसका उनका सब उन सभी का उच्चारण स्थान है कंठ, और उसका नाम क्या होगा, कंठ होगा। ठीक है, दूसरा देखिए आप ई और ई और चा वर्ग। ठीक है, और या और शा, इसका है आपका तालु। ठीक है, तालु को नाम कहेंगे तालव्य। तीसरा देखिए आप री और ट वर्ग, ट वर्ग, र और शा, इसका क्या होगा, मूर्धा। नाम क्या होगा इसका, मूर्धन्य। अब आगे आता है आपका री और तावर्ग, तावर्ग और ला और शा। ठीक है, इसका है दंत। नाम क्या होगा, दंत्य। ठीक है, अगला देखिए 5 उ और पावर्ग, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ्य होगा। ठीक है, अगला देखिए छठवां है आपका ए आई, क्या होगा, कंठ तालु। तो क्या बनेगा इसका, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। मैं इसको पूरा समझाऊंगा, ध्यान से इसको समझना होगा आपके लिए, आप थोड़ा सा वेट करें। क्या है कि इतनी जल्दीबाजी भी ना करें कि हम कुछ चीज़ें छोड़ जाएं। ओ औ कंठोष्ठ, क्या, कंठोष्ठ, इसे क्या कहेंगे फिर, कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। ठीक है, अगला देखिए 8वां वाह, इसका है दंतोष्ठ। नाम क्या होगा, दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। 9वां है देखिए हाँ, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, इसका नाम है अली जिह्वा। देखिए कुछ नया मिल रहा है कि नहीं।
और अन है नासिका, तो इसका नाम होगा नासिक। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा वो बना दिया, देखेंगे आप कि जो आ है और का वर्ग है वो विसर्ग है, वो सबसे पहले क्यों आया, है ना, सबसे पहले क्यों आया। तो हम देखो यहाँ आप इस चित्र को देखिए थोड़ा सा, यहाँ आप क्या कहेंगे, कंठ है, ये क्या है, क्या है, कंठ है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका, जैसे ये मान लीजिए अपने इसको जे बना लेते हैं। अब देखिए कंठ यहाँ होता है, अब तालु उससे और ऊपर होता है, ठीक है। फिर तालु के बाद आता है मूर्धा, ठीक है, और मूर्धा के बाद आता है दंत। देखिए स्थितियों को कि सबसे पहले क्या है, कंठी ही है, फिर इसके बाद क्या है, तालु है, तालु के बाद क्या है, मूर्धा है, मूर्धा के बाद क्या है, दंत है, और दंत के बाद फिर क्या है, ओष्ठ है। ये ओष्ठ होंगे, है ना, होंगे कि नहीं। तो इसको इसी क्रम में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो सबसे पहले कंठ आता है, जैसे हम बोलें आ बोलें या का वर्ग बोलें या विसर्ग बोलें, तो कंठ से बोले जाते हैं। अब देखिए फिर इसके बाद चा वर्ग और ई और यस, इसका उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है, क्या है, तालु है। तो दूसरा नंबर देखो यहाँ तालु आ गया, ठीक है। अब देखें हम कि जो टा वर्ग है और री है और र और श, वो मूर्धा है। मूर्धा मतलब जो दांतों के ऊपरी वाला भाग होता है, दांतों के तुरंत ऊपर वाला, वो क्या है, मूर्धा है। तो इसका उच्चारण क्या होगा, स्थान मूर्धा, और नाम क्या होगा, मूर्धन्य। अब देखिए ता वर्ग और लसा और ये री, अब देखो री आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको संस्कृत में दिखाई दे रहा है, ध्यान रखो री का उच्चारण स्थान दंत है, और ता वर्ग पूरा है, और ला और शा। अब देखो यहाँ चीज एक और दिखाई दे रही होगी आपकी, ये सा है ना, ये सा भी देखो उसी क्रम में है, जैसे हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो ये आता है, फिर इसके बाद ये आता है, फिर इसके बाद ये आता है कि नहीं। देखो उस पूरा सिस्टमेटिक है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कहीं कर दो, उधर उधर नहीं हो सकता। अब देखिए कंठ हो गया, तालब हो गया, और ये मूर्धा हो गया। अब मूर्धा के बाद क्या आता है, दंत, तो दंत का भी हो गया। अब देखो ऊ और पावर्ग पूरा, है ना, तो ये किस से बोलते हैं, ये ओष्ठ होते हैं, ओष्ठ का प्रयोग होता है कि नहीं इसमें। तो अब सबसे लास्ट वाली स्थिति क्या आ गई, ओष्ठ वाली आ गई, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। अब देखिए आगे आ गया ए और आई, ए और आई, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। दो दो कैसे हो गए, दो दो इसलिए हो गए, आप देखेंगे कि कंठ और तालु होने का एक कारण है कि जो वर्ण बना है अपना, ए स्वर है जो संयुक्त है। संयुक्त कौन कौन है इसमें आए हैं, आ और ई। अब आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, इसलिए वह कंठ तालु होगा इसका उच्चारण स्थान, ठीक है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। क्यों होगा, क्योंकि आ कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोली जाती है, दोनों से मिलकर बना है ए, तो इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु, ठीक है। इसका नाम हो गया कंठ तालब। अब ओ औ अब कंठोष्ठ, है ना, ओ औ क्या है, कंठोष्ठ। तो हमें पता है कि बनता किससे है जी, आ और ऊ से, है ना। जैसे ओ की बात करें तो तो आ और ऊ से बनता है, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ओ। तो जे हो गया कंठ, जे हो गया ओष्ठ, हो गया ना। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान होगा
कंठ ओष्ठ। ठीक है, अब देखिए वाह, अब वाह बचा तो इसका उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ। दांतों का भी प्रयोग होता है इसमें और ओष्ठ का भी हो रहा है। वाह देखिए हम बोलें वाह वाह, जीभ आ रही है बाहर की ओर थोड़ा सा और लौट रही है, और फिर उसके बाद वो काम कर रहे हैं ओठ, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया दंतोष्ठ। अब देखिए हा, एक नई चीज मिल रही होगी शायद। हा है स्वर यंत्र, बोलेंगे हम हा हा, स्वर यंत्र है। अब जहाँ से बोला जा रहा है वो आप उसको स्वर यंत्र जाने रखें। तो इसका कंठ वो नाम कहा जाएगा अली जिह्वा, ध्यान रखना इस बात के लिए, अली जिह्वा। अब देखो एक प्रश्न तुम्हारे मन में और आ रहा होगा कि हा को तो हमने इसमें भी जान रखा है, यदि ये नहीं है, यदि ये नहीं है अली जिह्वा या स्वर यंत्र नहीं है, तो आपका उत्तर इसके लिए संकेत करेगा, किसके लिए, कंठ। ठीक है, ध्यान रखना इस बात के लिए, यदि स्वर यंत्र नहीं है या अली जिह्वा नहीं है शब्द, तो आपका उत्तर इसी में जाएगा, कंठ के लिए। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, अन्न। अन्न मतलब इसका उच्चारण स्थान नासिका है, और नासिका का नाम है नासिक्य, है ना, इसका क्या होगा, नासिक्य होगा। ठीक है, हाँ एक तथ्य और बता देता हूँ मैं आपके लिए जी, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ लिखा है ना, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, इसमें आपको ओ की मात्रा दिखाई दे रहे हैं, कंठोष्ठ दंतोष्ठ दिखाई दे रही है ना। अब देखो इन दोनों में वृद्धि होगी, चाहे मात्रा ओ की दिखाई दे या औ की दिखाई दे। एक नया तथ्य आपको मिल गया जी, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ है ना, मात्रा भले ही ओ की हो तो भी वृद्धि हो, और चाहे औ की है तो फिर है ही वृद्धि। तो इसका आप विशेष ध्यान रखना। एक देखिए नए तथ्य ये मिल गया आपके लिए, एक अली जिह्वा वाला मिल गया, और एक हमने बता दिया कि जो री है ना वो संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और इनका हमने क्रम जाना कि क्यों इनको इस क्रम में रखा है, क्योंकि पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ठीक है, इस तरह से इनका उच्चारण स्थान। मित्रों आप बने रहिए, बहुत ऐसी तथ्य मैं आपको देने वाला हूँ जो आपने, मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने छोड़े रखे हों या आपके जहन में कभी आए नहीं हो या आपने जाने नहीं हो उनके लिए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं तैयार हूँ आपके लिए वैसी जानकारी देने के लिए। हमने क्या पढ़ा था, एक अयोगवाय है ना, अयोगवाय पढ़ा था। तो अयोगवाय कौन कौन है, अन और आहा। ठीक है, अब इनका प्रयोग कब होता है, स्वर के बाद ही, है ना। अयोगवाय का प्रयोग स्वरों के बाद ही होता है, ध्यान रखना इस बात के लिए। ठीक है, देखिए आते हैं कौन, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कितने हैं, हाँ उत्तर होगा आपका 4। क्या होगा उत्तर, अब संयुक्त, पहले ये भी जानना होगा कि संयुक्त अक्षर होते क्या हैं, किन्हें कहते हैं। तो आप संयुक्त अक्षरों के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे कि ये 3 वर्णों के योग से बनते हैं। कितने वर्णों के योग से, 3 वर्णों के योग से। ठीक है, अब इसमें होंगे कौन कौन 3 वर्ण, 3 वर्ण होंगे, 2 व्यंजन और क्या होगा, 1 स्वर। ठीक है, अब देखिए होते कौन कौन है वो भी जान लें। आपने इतना जान लिया कि संयुक्त अक्षर कौन होते हैं, कि 3 वर्णों के योग से जो वर्ण बनता है वो संयुक्त अक्षर कहलाता है, और उसमें 2 व्यंजन होते हैं और 1 स्वर होता है। ठीक है, अब देखो 4 वर्ण जो अपने हैं, एक तो है क्ष और त्र, है ना, और एक है ज्ञ, और अगला है आपका स। ठीक है, अब देखिए
हम कहें कि जो क्षा है वो किस से मिलकर बना है, देखिए क, श और आ। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये क्या है, ये है। ये इसकी बात करें तो क्या है, ज, य और आ। इसकी बात करें तो है स, और इस तरह से ये 4 संयुक्त अक्षर हैं। तो आप इसको भी देख लीजिए ध्यान से कि कौन किस किस वर्ण से मिलकर बना है। तो ये हो गया क, श, अ और त, र, अ और ज, ज, य, य। अब देखिए जो ये है ना, इसका जो व्यवहारिक रूप में अब इसका ज्ञा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, ज्ञा। लेकिन भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसका उच्चारण गलत है, उच्चारण गलत है। तो इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, सही ज्ञा होना चाहिए, ना कि ज्ञा। ठीक है, इस बात का इसे ध्यान रखना कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसका उच्चारण क्या होगा, ज्ञा। और व्यवहारिक रूप में इसको ज्ञा पढ़ते आ रहे हैं, ज्ञान। ठीक है ना, अज्ञान इस तरह से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो गलत है। ताड़न जात हमने थोड़ा सा जान लिया था। ताड़न जात कौन कौन से हैं, ताड़न जात या कहें उत्क्षिप्त कहें, द्विगुण कहें, विकसित व्यंजन कहें या फेंका हुआ कहें, तो हमने जाने हैं कौन, ड और ढा के नीचे जो बिंदी लगा देते हैं तो बन जाते हैं ये ड़ और ढ। अब देखिए इसके संबंध में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इनकी कहाँ स्थिति रहती है। देखो इनकी स्थिति रहती है बीच में हो सकते हैं, ये कभी आरंभ में नहीं आते। देखिए एक तथ्य इसका ये है कि आरंभ में नहीं आते। दूसरा है आपका, इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता, स्वर रहित नहीं किया जा सकता। देखिए नहीं किया जा सकता। देखो कैसे नहीं किया जा सकता, मान लीजिए हमने लिख दिया ड़, ठीक है, ये द्विगुण है या कहें विकसित है या उत्क्षिप्त है, ताड़न जात है। अब यदि ये सामान्य अपना ये डा है, इसमें से इसको हम क्या कर दें, हमने इसके बारे में लिखा है कि स्वर रहित नहीं किया जा सकता है। तो कौन को, इसको अपन देखो कर पा रहे हैं कि इसको स्वर रहित किया तो ये क्या हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। लेकिन हम इसको स्वर रहित ऐसा करते हैं तो फिर हिंदी में ये चीज मुमकिन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कोई किसी भी वर्ण के नीचे 2 चिन्ह नहीं आते, 2 चिन्ह नहीं आते। ध्यान रखना इस बात के लिए, जो द्विगुण व्यंजन है वो कभी भी स्वर रहित नहीं होते। ठीक है, इसी रूप में रहते हैं। इसका देखो एक अच्छा सा उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक शब्द है वांग्मय। ये सारा इस शब्द जो है ना कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका देखो कभी कभी ऐसा लिख देते हैं वांग्मय, ठीक है, और ऐसा लिख देते हैं, वो हम ऊपर लिखा ही है, और भी हो सकते हैं। तो उसको यदि ध्यान से नहीं देखा होगा आपने तो आप उत्तर ये लगा आते हैं, है ना, तो वो गलत हो गया। उत्तर सही क्या होगा, ए। क्योंकि जो है ना, ये बिंदु है ना, वो पंचम अक्षर है। पंचम अक्षर को तो कर सकते हैं ना आधा, जैसे ये है। तो इसमें से अपन इसको निकालेंगे तो क्या हो गया, इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि जो ताड़नजात व्यंजन हैं उनको कभी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए इसके लिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं अपन। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है सत्र आपका ये। देखिए अभी बात करें विदेशी स्वर या कहें आगत स्वर, आगत स्वर या कहें मेहमान
कह सकते हैं ना। मेहमान स्वर कितने हैं? एक। कौन सा है? ये वाला, देखिए आप। अर्धचंद्र बिंदु है ना, क्या कहेंगे? अर्ध चंद्र बिंदु। ठीक है, देखिए इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे जैसे डॉक्टर, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। अब देखिए अब इसका कभी कभी लोग बाग गलत उसका उच्चारण कर देते हैं, इसको बोलते हैं डॉक्टर। क्या बोलते हैं? डॉक्टर। जैसे कॉलेज की बात करें, इसको कॉलेज में ए होना चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक तो वो कभी बोल देते हैं कॉलेज, कभी बोल देते हैं कॉलेज। मतलब कोई कॉलेज बोल देता है, कोई कॉलेज बोल देता है, लेकिन शुद्ध क्या होगा? ये होगा कॉलेज। मतलब दोनों के बीच की स्थिति होना चाहिए, ना तो आ की स्थिति ना ओ की स्थिति। ठीक है, ना ओ। इसको देखें हम कि इसको क्या बोलेंगे? कॉलेज, कॉलेज, ना कि कॉलेज, ना कॉलेज, है ना। कॉलेज भी नहीं और कॉलेज भी नहीं, क्या बोलेंगे? कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज नहीं। ठीक है, आप इसका ध्यान रखना इस बात के लिए। तो जी क्या हो गया? विदेशी या आगत स्वर कितने हुए? एक। अब देखिए विदेशी व्यंजन, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान रखना इस बात के लिए। विदेशी व्यंजन कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन हैं? क, ख, ग, ज और फ। ये 5 विदेशी व्यंजन है। कैसे? देखिए जी, नुक्ता लगा दीजिए, है ना। ये विदेशी व्यंजन है, लेकिन एनसीईआरटी ने कितने माने हैं? 3। एनसीईआरटी ने कितने माने हैं? 3। देखिए 3 आगे आएंगे, कौन कौन माने हैं फिर जानते हैं अपन। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए महत्वपूर्ण चर्चा का बिंदु आने वाला है, वर्णों की संख्या के बारे में। सबके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। देखिए वर्णों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके लिए। अब देखिए मैं लिखता हूं, आप ध्यान से देखते जाना। स्वरों की बात करें तो कितने हैं? 11, है ना। स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? 33। ठीक है, तो दोनों कितने हो गए? 44। दोनों मिलाकर 44 हो गए। इधर लिख सकते हैं अपन, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 44। दोनों मिलकर हो गए 44। देखिए इधर लिख दिए। अब यहां से प्रश्न बनता है कि मूल वर्ण कितने हैं? मूल वर्ण, मूल वर्ण में उत्तर होना चाहिए आपका 44। ठीक है, या कहें हम साधारण वर्ण, साधारण वर्ण कितने हैं? भी 44 उत्तर होना चाहिए। और कहें सामान्य वर्ण भी कह सकते हैं, तो उत्तर हमारा 44 होगा। अब देखिए 44 के बाद आगे की स्थिति क्या बनती है? 3। हमें पता है अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। तो फिर चौथी स्थिति हमें पता है कि संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। और इसके बाद ताड़नजात, ताड़नजात कितने हैं? ताड़नजात कितने हैं? 2। अब देखो इनको जोड़ो हम, कितने हो जाते हैं? 2 4 6 7 8, तो ये कितने हो गए? 52। देखो एक स्थिति ये बन गई। अब इसके लिए प्रश्न होगा हिंदी में, हिंदी में कुल वर्ण
कितने हो गए 52। अब तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं रहेगा यहाँ से, मुझे लग रहा है। हो गए, कितने हो गए 52। अब देखिए आगे, यहाँ तक आप ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे मैं बताता हूँ। चलिए यहीं लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए अगला तथ्य लिख लेते हैं हम कि विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण, तो विदेशी वर्ण में आपके क्या स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। तो इसमें आते हैं आपके ख, ज और फ। ये यहाँ क्या लगाना है हमारे लिए, नुक्ता। और ये भी आएगा, आएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ ये कितनी संख्या हो गई, 4, है ना। एक स्वर हो गया और ये आया है कि नहीं, ठीक है। तो कितने हो गए इनकी संख्या, 1 2 3 4। तो 3 तो क्या हो गया व्यंजन और 1 हो गया स्वर। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 इनमें और मिलाइए 52 में, तो कितने हो गए टोटल, +4 बराबर 56। अब देखिए यहाँ क्या प्रश्न बनेगा, यहाँ बनेगा मानक संख्या या मानक वर्ण, ठीक है। मानक दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, मानक संख्या कितनी है 56, ध्यान रखना है इसके लिए। तो 56 भी हो गया, 52 भी हो गया और 44 भी हो गया। स्वर भी हो गए, व्यंजन भी हो गए, अयोगवाय भी हो गए, संयुक्त अक्षर भी हो गए, ताड़नजात भी हो गए, है ना। और विदेशी वर्ण भी हो गए, विदेशी वर्ण में स्वर भी हो गया और व्यंजन भी हो गया। तो अब यहाँ आ गया कि एनसीईआरटी ने यहाँ ये 3 माने हैं, खा, ज और फा, ठीक है। और ये स्वर हो गया। तो इस तरह से अपने 56 हो जाते हैं। तो कल फिर मिलते हैं बहुत अच्छे तथ्यों के साथ में, जो आपको परीक्षा में बिल्कुल लाभ देने वाले होंगे। नमस्कार मित्रों।